अम, थोड़ा वेट थोड़ा वेट कर लेते हैं लोगों का, या फिर हम स्टार्ट करते हैं। लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम उत्सव के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। उत्सव ग्रुप इज एन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन that is dedicated to promoting and preserving art and culture. The group regularly organizes exhibitions, workshops, and camps to serve art. जैसा कि आप जानते हैं कि आज के जो हमारे गेस्ट आर्टिस्ट हैं वो हैं मृणाल दत्त। उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। बाय प्रोफेशन ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने कला की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली है, परंतु बचपन से ये ड्राइंग एंड स्केचिंग करते रहे हैं। एंड ही लव्स टू क्रिएट कैनवस विद हिज ओन इमेजिनेशंस एंड वेल नोन फॉर हिज यूनिक आर्ट स्टाइल। वेल नोन आर्टिस्ट MF हुसैन इनकी प्रेरणा रहे हैं। प्लीज वेलकम मृणाल दत्त। हाय मृणाल। हाय मैम, हाउ आर यू? बस फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। बस एकदम फाइन मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इनवाइट किया। सब लोगों के बीच में काफ़ी ऑनर फील कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक्स टू यू कि आप हमारे साथ जुड़े अपना टाइम निकाल के संडे के लिए। जी थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स जो भी यहाँ पे अपना टाइम निकाल कर निकले हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑनर। एंड व्यूअर्स, आपसे ये मेरी एक गुजारिश है कि अपना अपना माइक्रोफोन प्लीज ऑफ कर दो, ताकि वो स्मूथली हम मीटिंग कर सके। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो मृणाल से तो फिर आप अपना माइक्रोफोन दोबारा ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसके बाद फिर से आप ऑफ कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मृणाल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो और आपने कहीं से कला की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली है और इस समय आप एक स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हो, तो ये पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी जर्नी क्या रही और कैसे, मतलब एज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? जैसे जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो 2011 में मैंने स्केचिंग बहुत मतलब सीरियस नोट पे शुरू किया था। मतलब आफ्टर ऑफिस या जॉब या कभी भी टाइम मिलता तो मैं करता था उसको। मेरे दोस्त ने भी बोला कि इसको थोड़ा और मतलब मेरे को एक्सप्लोर करना चाहिए और ज़्यादा इस पर डिटेल में जाना चाहिए मुझे। तो मैं कुछ मतलब क्या कहते हैं, कुछ पेंटिंग्स की इमेजेस देख के उसको वापस से बनाने की कोशिश करता था। सिर्फ स्केच, मैं पेंट नहीं कर सकता था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कभी ट्राई की नहीं। 1 साल शायद, मे बी मोर, 1-2 साल मैंने सिर्फ पेंसिल स्केचेस और पेन स्केचेस पे ज़्यादा फोकस किया, वो भी बॉल पेन से और नॉर्मल पेंसिल से। एंड ऐसा हुआ कि 2012 के एंड में, 13 की शुरुआत में मुझे यहाँ पे अहमदाबाद में एक कपल थे, उनका कुछ शो हो रहा था रिगार्डिंग लाइक आर्ट एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप अपना वर्क रखना चाहेंगे? तो मैंने कहा मेरे तो मैम स्केचेस है, मैं काफ़ी छोटे, मतलब A4 साइज के, शायद कुछ A3 साइज के, उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं, ना ही कोई कैनवास है, ना कुछ प्रोफेशनल कोई पेंटिंग्स है। तो उन्होंने कहा कि आप पेंटिंग बना सकते हो कुछ भी, मतलब आप एक कैनवास लेके। तो उस टाइम में मैंने ऐसे ही यूं ही थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, कुछ एक फोटोग्राफ देख कर विलेज के मैंने बना दिया था और मैंने कुछ किया नहीं था उसमें, इतना समय भी नहीं था। तो मैंने उन सब शो किया एंड वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। स्केचेस देख के मेरे, और लोगों पे काफ़ी अप्रिशिएट करे। तब मुझे कहीं ऐसा लगा कि शायद मुझे इसको और डीप में एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बहुत पुशिंग किया कि नहीं यार, तू इस फील्ड में थोड़ा आगे और थोड़ा देख कुछ कर सकता है कि नहीं। बट दैट टाइम हमने सोचा कि यार नहीं यार, मैं कभी करियर की शुरुआत अभी कहाँ ये सब करेंगे, ऑफिस का काम रहता है ये। तो बोला कि नहीं, बोले कि तू एक और जगह पे कभी डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम पे एक आर्ट फेयर भी चल रहा था अगेन इन अहमदाबाद में। तो मैंने वहाँ पर उनसे अप्रोच किया कि क्या मैं यहाँ पे पार्ट ले सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आप कौन से कॉलेज से? मैंने कहा मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं तो कहीं कुछ सिखा नहीं है। मैंने कहा ये मेरे काम है, आप अगर चाहे तो आप ये देख सकते हैं। तो उस टाइम में मैंने थोड़े बहुत A3 और उससे थोड़े बड़े साइज के कैनवासेस और हैंडमेड पेपर पेंटिंग्स बनाए थे। उन्होंने कहा ठीक है, बोले आप रख सकते हो। मैंने रख दिया उधर भी। एंड उन दिनों में ऐसा हुआ कि सोनल अंबानी वहाँ पर आई थी एंड उनको मेरा काम काफ़ी पसंद आ गया था। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझसे थोड़े बहुत काम अगर मैं आपको दूँ तो आप क्या बना सकते हो बड़े कैनवास पे? क्या आप? मैंने
उस समय तो हाँ बोल दिया, बट मन में एक डर भी था कि कभी तो कुछ किया ही नहीं ऐसा प्रोफेशनली। हाँ, मुझे पता है कि स्ट्रेचिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर्स क्या होते हैं, कैनवास को कैसे करना है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो मैंने उनके लिए पहली बार एक काम बनाया है, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ एक शो करना चाहती हूँ। मतलब मैंने बोला कि मैं, मेरे पास कोई पेंटिंग नहीं है, मतलब कि मैं अपना खुद का सोलो शो या ऐसा कुछ कर सकूं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको मैं 6 महीने का टाइम दे रही हूँ, आप अगर बना सकते हो तो आप बना लो। तो ठीक है, मैंने 6 महीने में बनाया। एंड आफ्टर दैट मेरा उन्होंने पहला सोलो शो किया था यहीं पे समार आर्ट गैलरी में, जो अभी भी चल रहा है। मतलब आज भी उनका सोलो शो, ग्रुप आर्ट शो उधर चल रहा है। तो दैट टाइम उन्होंने कहा कि जैसे कि नीता अंबानी का एंटीला बिल्ड हो रहा है, तो मुझे कहा कि आपका काम उन्हें पसंद आया, तो क्या आप कुछ उनके लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं कोशिश कर सकता, मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं। अगर आप बोलोगे मतलब उनके वहाँ पर जाना और काम करना, मैं कुछ अलग ही थिंग हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जैसा आपको सही लगे वैसा। तो मैंने कुछ काम बनाया, उन्होंने उधर भेजे, उनको भी पसंद आए। एंड वही स्लोली एंड स्टेडीली मैंने इस फील्ड का एक्सप्लोर किया। पर उस टाइम पे मेरा कोई खुद का स्टाइल नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोग मुझे कहते थे कि आपका ना ये फिगर थोड़ा हुसैन साहब के साथ मैच हो जा रहा है, या ये चीज कहीं ये आर्टिस्ट के साथ मैच हो जा रही है, ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच हो जा रहा है। तो मुझे तब धीरे धीरे एहसास हुआ कि नहीं यार, ये चीज को अभी डेवलप करना पड़ेगा। तो उस डेवलपमेंट में समझ लीजिए 1-1.5 साल और निकल के खुद का स्टाइल लाने में। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने फेसलेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया। मैंने कहा कि चलो मैं फेसलेस बनाऊंगा, पोर्ट्रेट नहीं बनाऊंगा, रियलिस्टिक्स नहीं बनाऊंगा। क्योंकि लोग कह रहे कि रियलिस्टिक बना रहा, तो कोई कह रहा था कि आपका इनके साथ बहुत ज्यादा मैच हो जा रहा है, कलर कॉम्बिनेशन इधर हो जा रहा है, आपका यूनिक स्टाइल आपको लाना चाहिए। अब मैंने बोला ये यूनिक स्टाइल क्या होता है। उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे हर आर्टिस्ट का सिग्नेचर स्टाइल होता है, कि मतलब दूर से पता चल जाता है कि आपका काम। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क वो करने का, कि मतलब किस तरह से मैं लेकर आऊँ, कैसे लाऊं और कैसे डेवलप करूं। बट मैंने उस टाइम में एक काम किया था। मुझे आज भी याद है कि मैंने 5-6 कैनवास बिछा दिए थे मेरे रूम में, और सब में मैं एक ही टाइप के फिगर्स बनाने की कोशिश कर रहा। बट सब में मैंने अलग अलग अप्रोच से किया। कुछ हुआ नहीं, 10-15 दिन गए, बस यही करता रहा। मतलब कैनवास बिगाड़ता गया, पेंट्स बिगाड़ते गए। सडनली कहीं जाके एक स्ट्रोक हुआ, एक चीज ऐसी बन गई, एक्सीडेंटली कहिए या कैसे भी, मतलब कुदरती। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इस स्टाइल में और फॉलो करता। तो उस टाइम में मैंने ड्रिपिंग, मतलब बॉर्डर्स को शैगी करना या ब्लरिंग करना बैकग्राउंड्स को, ये सब मैंने कोशिश करी। फिर वही कैनवास को सामने रख के उसी स्टाइल में और 5-6 पेंटिंग्स बनाई। तो ये लगातार मैं ऐसे कह सकता हूँ कि शायद मैंने पता नहीं कितने हजारों कैनवास मैंने शायद वेस्ट कर दी होगी। मतलब अगर रद्दी भी निकाले तो शायद भर जाएगा, इतनी सारी रद्दियां हो गई उस टाइम पे। बट वहां से मैंने शुरुआत करी थी, एंड वहां से एक स्टाइल मुझे पता चला कि मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ। चैलेंजेस आई उसमें भी, कि कई बार आप सोचते हैं कि आपके माइंड में कुछ थॉट आता है, बट आपको स्टाइल सेम रखना है, कलर कॉम्बिनेशन सेम रखना है, अप्रोच सेम। वो नहीं हो रहा था। कभी लग रहा था कि यार ये स्टाइल में तो ये बनाना इम्पॉसिबल है। बनाने के बाद सोच रहा हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली, तब उस टाइम पे जॉब भी मेरा साइमल्टेनियसली चल रहा था, एंड ये सब में भी जाना था। तो मैंने सोचा कि एक रिस्क लिया जा सकता है कि मैं जॉब क्विट करूँ। एंड आई डिड दैट। एंड मेरे, हाँ, मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया। सारे घर में तो मतलब आपको पता है क्या कंडीशन में होगी। तो मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी, ये मैं कोई इस फील्ड को एक्सप्लोर करना, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो आप जो बोलोगे, बट ये मुझे मौका चाहिए। मैं अगर अभी नहीं, तो मैंने कहा कभी फिर दोबारा मैं नहीं शायद ही कर पाऊंगा। डैड तो बहुत ही गुस्से में थे, लाइक समझ लीजिए 6 महीने तक मेरे से बात नहीं करी। 6 महीने तक मैं कुछ खास कुछ कर भी नहीं पाया। ना मैंने कोई पेंटिंग सेल हुई, ना मेरा कोई एग्जीबिशन हो रहा था, ना कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड उन दिनों मैं आपसे जुड़ा था रियल आर्ट पॉइंट फेसबुक पे, आई स्टिल रिमेम्बर। आपने और किशोर जी ने मुझे अप्रोच किया था कि आप एडमिन बन जाइए। दैट टाइम मैंने किशोर जी से ये भी कहा था। हमने शेयर किया था। हाँ, तो एंड वो ग्रुप बहुत नया था तब, रियल आर्ट पॉइंट। एंड तब वहाँ पे भी थोड़ा बहुत देखता था काम, सबसे देखता था। आपसे भी मैंने कई बार राय ली थी कि आप तो थे वो फील्ड में पहले से मेरे से। तो मुझे याद है उन दिन, मतलब वो दिनों में ऐसा था कि बहुत ज्यादा भी स्ट्रगल था, क्योंकि आप सोचिए मेरी कोई अर्निंग नहीं थी और मैं इसके पीछे भाग रहा, और क्योंकि मुझे इसमें टाइम देना था। एंड रिस्क भी था बहुत बड़ा, मेरे सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। एंड बीइंग इन मिडिल क्लास फैमिली से, और एक आप इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद, वो भी मास्टर्स करने के बाद, और आप कह रहे हो कि मुझे काम नहीं करना। और मुझे ये भी पता था कि मैं जॉब में अगर मैं फिक्स हो गया तो मैं उसी में फिक्स हो जाऊंगा, मैं
फिर इसको टाइम नहीं दे पाऊंगा। फिर उन दिनों बहुत सारे शोज के अप्रोच आया था, स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं शोज करता गया, डिस्प्ले करता गया। एंड ऑल्सो मैं किशोर जी और आपका भी थैंक्स करूंगा कि मुझे अभी भी याद है कि दैट टाइम हमारे वो ग्रुप में शायद 180 मेंबर्स थे, हार्डली 180 मेंबर्स थे। आई स्टिल रिमेम्बर, हाँ 180 मेंबर्स थे, उनमें से हम 3 एडमिन थे। एंड उन दिनों हम लोग मैनेज करते थे, मुझे पता है। एंड किशोर जी को मैं हमेशा बोलता था कि किशोर जी मैं तो ये सब मुझसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है इसमें, एंड वो मुझे हमेशा गाइड भी करते थे। एंड आपसे भी मैं बहुत सारी राय लेता था, मुझे अभी याद है। एंड इट वाज 15th of August जब हमने वो इंडिपेंडेंस का कुछ एक प्रोग्राम किया था। फर्स्ट इट वाज लाइक इन रियल आर्ट पॉइंट वी डिड समथिंग, ये हमने वो एक इनिशिएटिव हमारा पहला था। एंड उन दिनों जब काम कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों से जुड़े, फिर धीरे धीरे और अपॉर्चुनिटीज मिली मुझे। एंड एक आपका ग्रुप था और एक 5 ग्रुप था, ये 2 ही ग्रुप्स थे उन टाइम पे, मुझे याद है। लाइक इट्स वेव ऑफ 2015-16 की बात कर रहा हूँ। एंड बहुत कम लोगों से जुड़े थे। एंड तब मैंने शायद आप ही के ग्रुप से किसी ने मुझे दिल्ली में शो के लिए अप्रोच किया था। आई रिमेम्बर दैट थिंग वेरी वेल। एंड मैंने यहाँ से पेंटिंग भी भेजे थे, वो काफ़ी अच्छा हुआ था। वहाँ से जर्नी चलता गया चलता गया चलता गया। तो उस शो में मैं भी पार्टिसिपेंट थी। हाँ यार राइट, क्योंकि आप भी थे, आप भी थे। एक्चुअली मैं वो शो भूल गया, कला आकार का था शायद। कला आकार का था। आई हाँ कला आकार का था। तो आई थॉट कि मतलब वही एक क्या कहते हैं शो जो था वो काफी इंटरेस्टिंग रहा था। तो बट बहुत सारे लोग जुड़े हुए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि अकेला ही सब कुछ जर्नी की है। बहुत सारे लोगों से हमने बात करी, बहुत सारे लोगों से सीखा, अभी भी सीख रहे, और सीखना मतलब डेली सीखना ही होता है। एंड जब वो कहते हैं ना जब पहला सेल होता है तो एक मोटिवेशन सा मिलता है, तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था पहले इनिशियली। बट उन दिनों मतलब क्या था, मतलब कुछ ऐसे प्राइस या मार्केट वैल्यू या जो गैलरीज होते हैं क्या होते हैं वो सब तो कुछ पता नहीं। बट हाँ काफी सारी चीजें को एनहेंस करते हुए स्ट्रगल रहा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा स्ट्रगल नहीं रहा, बहुत लंबा स्ट्रगल है। बहुत कुछ छोड़ना पड़ा पेंटिंग के पीछे पैशन को फॉलो करने में, बहुत सारी आदतें भी चेंज करनी पड़ी। बट काफी अच्छा जर्नी था, काफी मेमोरेबल जर्नी, स्टिल गोइंग ऑन विद। और आप सबका सपोर्ट तो था ही हमेशा। वो मेहनत दिखती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और आप मुझे ये बताओ कि जैसे हमको कि आपके जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो या तो विमेन ओरिएंटेड होते हैं या फिर इंडियन हेरिटेज या कल्चर से जुड़े होते हैं, इसकी कुछ खास वजह? इसकी वजह मुझे 2017-18 में पता चली। मैं ऐसे भी इंडियन कल्चर्स और उसमें बनाता था, बट मैंने जब एक शो हुआ था जहाँ से मतलब आर्चर आर्ट गैलरी अहमदाबाद में मेरे पेंटिंग पेरिस में लेकर गए थे। एंड वहाँ पर जब हम लोग ने विजिट किया तो हमने देखा कि वेस्टर्न लोग हमारे अपना वेस्टर्न कल्चर को काफी एनहेंस कर रहे हैं अपने आर्ट, चाहे वो कल्चर हो, पॉटरी हो, पेंटिंग्स हो, या उनके कोई भी आर्टिफैक्ट्स हो, अपने कल्चर्स कभी नहीं छोड़ रहे। तो वहां से मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि हमें हमारा कल्चर पेंटिंग्स में और ट्रेडिशंस में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो अपना वेस्टर्न कल्चर डाल रहे तो हमारा इंडियन कल्चर इतना बड़ा है, इतना इतना फैला हुआ है, और इतना सब इतना डिटेल में, इतनी 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 सारी डिजाइन है, इतने सारे फोक आर्ट्स है हमारे, इतने सारे स्टोरीज है हमारे पास। इनफैक्ट अगर आप हमारे हेरिटेज को देखेंगे तो अगर एक इंसान सिर्फ हेरिटेज को सब्जेक्ट बनाएगा तो शायद वो भी खत्म नहीं होगा, इतने हेरिटेज है उसमें भी, कितनी डाइवर्सिटीज है उसमें भी, कितने अलग अलग कल्चर्स है। अगर आप वुमेन को देखते हो तो हर इंडिया के हर क्षेत्र में अगर आप जाते हो तो उनके पहनाव, उनका रहन सहन, उनकी कल्चर, उनकी भाषा, सब कुछ चेंज होता है। तो तभी मुझे ये आइडिया कि यही कल्चर को मैं, इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और हर चीज में मैं एक जो मैं बिंदी लगाता हूँ वो मैं हमेशा लगाता हूँ, क्योंकि वो एक ही चीज ऐसी है कि जो हमको डिफर करती है दूसरे कंट्रीज, हमारे लेडीज को। मतलब बिंदी अगर वो पहन रही है दैट इज इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन। वो हर उम्र की लड़की हमारी पहन रही है, चाहे वो सिंगल हो या मैरिड हो या अनमैरिड हो, वॉट एवर इट इज। तो वो एक ही चीज है जो डिफाइन करती है कि ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है। तो मैंने वहां से शुरू किया कि मैंने हर पेंटिंग में वुमेन्स में मैंने बिंदी लगाना शुरू किया ना। हमारे वुमेन का अगर आप देखिएगा तो कोई भी महिला हो के लाइफ में बहुत स्टोरीज होती है, वो इटसेल्फ एक स्टोरी है। अगर कोई भी, अगर वो एक क्या कहते हैं, शादी के पहले अगर आप देखोगे तो एक डॉटर है, एक सिंगल गर्ल है। अगर आप जॉब के एस्पेक्ट से देखते हो, कॉर्पोरेट वुमन है जहाँ पे वो अपना पूरा जॉब हैंडल कर, अलग अलग प्रोफेशंस में, अलग अलग हाई पोस्ट में।
अगर आप घर पे देखोगे तो शादी के बाद वो किसी की वाइफ है या किसी की मदर है, या अगर उसके बाद भी देखोगे तो किसी की सास बन रही है। सो वो एक जर्नी चलता है। हम लड़कों का ऐसा है, हम लड़के जो है वही है, एक सिर्फ एक हस्बैंड बन जाते हैं, उससे आगे हमारा कुछ नहीं होता। बट जो एक वुमन कर सकती है वो एक लड़का नहीं कर सकता। मैंने मेरी मॉम को देखा, मतलब मेरे पापा वर्क करते थे बैंक में सिर्फ, पर मेरी मम्मी ने स्कूल में टीचिंग भी करी, हमको भी पढ़ाया, हम हमें भी बड़ा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ली, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ली, जितना और मैं आज भी जानती ले हूँ रही है। आपको, उसमें मुझे यही लगता है कि जो आपकी मम्मा है वो आपकी स्ट्रेंथ है, जितना हाँ, आपको मेरी जानती मम्मा हूँ। है, मेरी दादी है, मतलब मेरी दादी को मैं 4 इयर्स पहले ही मैं मतलब लॉस लॉस हो गई है, तो बट उनकी वजह से आज मैं हूँ। मतलब उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया पेंटिंग करने के लिए। तो मतलब मैं उनसे जो भी स्टोरीज, जो भी कहानियां सुनी या जो भी चीजें मैंने देखी, मैंने उसी को बनाया। लोग कहते हैं कि आपका इमेजिनेशन है, मैं बोलता मैं इमेजिनेशन, मेरे मेरे अराउंड सराउंडिंग में जो स्टोरीज है वो स्टोरीज पे ही मैं बना रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ उसके अलावा। अगर आप कोई भी वुमन को देखते हैं तो हर एक वुमन का एक डिजायर होता है, इंटरनल डिजायर होता है, एक्सटर्नल डिजायर होता है, जो हार्डली किसी को पता भी चलता है, या हार्डली वो लोग कभी किसी को एक्सप्रेस करते हैं, बट वो चीजें दिख जाती है कहीं ना कहीं सोसाइटी के अराउंड, अगर आप उसको देखना चाहो तो मैंने उसी को सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि उसके अंदर बहुत स्टोरीज है। शायद मैं पूरी लाइफ अगर वुमन पे अगर पेंटिंग बनाऊं उनकी स्टोरीज पे, तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो स्टोरीज खत्म नहीं। इतने स्टोरीज, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो लोग चल रहे हैं, एंड आज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब वो लोग हर फील्ड में आगे, जहाँ जहाँ लड़के हैं वहां से भी एक कदम आगे वो लोग गए। तो उनमें बहुत सारी मुझे स्टोरीज मिलती है, एंड एक मुझे एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ दिखता है उसमें। तो मैंने इसलिए उसको सब्जेक्ट मेन बनाया। सब्जेक्ट। अगर आप माइथोलॉजी, हाँ, अगर आप माइथोलॉजी या हेरिटेज की बात करें, तो वो जो कहानी बचपन में दादी से या नानी से हम सुना करते थे, मैं उसी को रिपेंट कर रहा हूँ बार बार। मतलब हाँ, भगवान के बारे में लोग बनाते थे, कोई कृष्ण बना रहे हो, राधा कृष्ण बना रहे, बट मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को उन कहानियों में इंटरेस्ट है जो मैं बचपन से सुनता हूँ। ओके, सो जैसे मैंने मेरी जो पेंटिंग थी, जो मेरी जो पेंटिंग थी परिक्रमा, मैं उसके ऊपर मैंने बनाया, कि जिसमें गणेश जी का जो स्टोरी हम बचपन में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे अपने माता पिता का ऐसा चक्कर लगाया और पूरे जगत का ब्रह्मांड करके उन्होंने बताया। तो वो जो स्टोरीज है मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होती है, उसको ज्यादा रिक्रिएट करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मुझे सिर्फ राधा किशन के साथ या ऐसा नॉर्मल जो है वैसा मुझे बनाना पसंद है। मुझे वो जितने हमारे जो वेदास पुराण में जो कहानियां हैं उसको वापस से निकालना, ताकि वो आर्ट के थ्रू लोगों को मैसेज, चाहे मुझे पता है कि लोग नहीं पढ़ सकते इतना सारा, and किसी के बस का नहीं है कि आप पढ़ सको अपनी माइथोलॉजी इतनी सारी। तो मतलब काफी मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपकी शिवलिंग हर पेंटिंग में चेंज हो जाती है। बहुत लोगों ने बोला, बहुत शोर में बोला, आज भी बोलते हैं कि कहीं पे आप सिर्फ शिवलिंग का ऊपरी भाग लंबा कर देते हो, कहीं पे आप छोटा कर देते हो, कहीं पे आप नीचे का बेस नहीं दिखाते। तो तब मैं उनको बताता हूँ कि ये ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग एज पर हमारे वेदास अगर आप पढ़ते हो तो शायद 12 टाइप के शिवलिंग हैं, और 12 के अलग अलग चिन्ह, अलग अलग कहानी है। मैं क्यों वो पेंटिंग में वो यूज कर रहा हूँ, ये यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका एक्सप्लेनेशन को वहीं पर ही देता हूँ। तो इस तरह से बस अप्रोच कर रहा हूँ, देखते कहाँ तक जा सकते हैं। सो नाइस, सो नाइस। फ्रेंड्स, आप भी कुछ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मृणाल के लिए तो फिर आप पूछ सकते हो। मैं तब तक आगे इसको, सेशन को आगे बढ़ाती हूँ जब तक कोई अपना क्वेश्चन पूछता है। कि एज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, कोई भी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होता है वो उसको अपने स्टाइल के लिए, खास स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि हाँ वो एक स्टाइल बन जाए, उसकी पहचान बन जाए। उसके लिए आप कुछ गाइड करना चाहोगे, या जैसे आपकी एक खास स्टाइल है कि कैसे वो क्रिएट कर सकता है, हाँ, कैसे वो उस स्टाइल को पा सकता है, अपनी एक अलग पहचान बना सकता है? जैसे मैंने कहा था कि मैंने तो यही किया था, फ्लोर पे बिछा दिए थे बस, और करीबन लगातार पता नहीं कितने महीनों तक मैं करता गया, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ ये थोड़ा अलग दिख रहा है, कहीं मैच नहीं हो रहा। वो एक अप्रोच तो है, बट हाँ उसमें टाइम भी है, पेशेंस भी लगता है, काफी मेहनत भी आप करना पड़ता है। बट अगर आप देखिए, हम कुछ नया तो बना नहीं सकते। अगर मैं मंदिर बना रहा हूँ तो मंदिर तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, आपका देखने का नजरिया अलग है, मेरा देखने का नजरिया अलग है, तो बस हो गया आपका स्टाइल। अगर आप उसको ट्रायंगल फॉर्मेशन में भी दिखा रहे हो नीचे रेक्टेंगल के साथ, तो अभी वो मंदिर है।
अगर आप उसको क्लियर बना रहे हो तो अभी वो मंदिर है, अगर आप उसको सिर्फ लाइन से बना रहे हो तो अभी वो मंदिर ही। हम हमारा कुछ नहीं, बनाने वाला तो ऊपर वाला है जो भी है, और जो हम देख रहे हैं हम उसी को रिक्रिएट कर रहे हैं। आप जो एक स्टाइल कह रहे हो, स्टाइल में बहुत सारे अप्रोचेस रहते हैं लोगों के, कि कुछ लोग होते हैं जो लाइन से सिर्फ करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उसको बहुत ही रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक ले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में छोड़ देना चाहते हैं, या कुछ लोग मेरे जैसे तो सेमी एब्स्ट्रैक्ट या कंटेम्प्रेरी फॉर्म में ले आते हैं। तो आप कुछ भी बनाइए, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्या जज नहीं कर सकता है आप या कोई भी जज नहीं कर सकता कि अच्छा बने बुरा बने। उसका रीजन ही है क्योंकि ये सारी चीजें आपकी अप्रोच है, आपकी मेहनत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सुंदर ही दिखे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो अच्छा ही हो, बट इट इज लाइक इट इज योर ओन स्टाइल जो आपको बता रहा है कि नहीं बिना सिग्नेचर के आप देख सकते। आपने अगर तैयब मेहता सर का पेंटिंग देखा होगा तो आपने देखा होगा उन्होंने फेस छोटे कर दिए, हाथ लंबे कर देते, कभी फिगर लंबे कर देते, तो इलोंगेटेड स्टाइल में उन्होंने अप्रोच किया था। एच.एस. रजा साहब ने उन्हीं चीजों को शेप्स में लेकर आए थे। ऐसे नहीं था कि एच.एस. रजा के दूसरे मैंने नहीं देखा, अगर आप उनके वाराणसी के घाट के काम देखोगे तो बहुत ही अलग है। मतलब अगर मैं उनको बता दूंगा कि एच.एस. रजा साहब के काम है तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे, आप बोलोगे एच.एस. रजा साहब के काम कैसे हो सकते। बट उन्होंने उसको नहीं लेकर इसको अप्रोच किया, उनको कहीं ना कहीं लगा होगा मैं शेप्स के थ्रू लोगों को मैसेज कन्वे कर सकता हूँ। तैयब मेहता साहब को लगा होगा कि मैं नॉर्मल फिगर्स को छोड़ के एलोंगेटेड फिगर्स में कर सकता हूँ। अगर एम एफ हुसैन का देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन स्ट्रोक्स, कुछ जस्ट एक सिंपल एक लाइन के स्ट्रोक्स है, बट उसमें भी पूरा पिक्चर क्लियर आ जाता है। कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं कि आप ये क्या अप्रोच नहीं आ रहा, या क्लियर पिक्चर पता नहीं चल रहा, या ये समझ में नहीं आ रहा है। हर बार जरूरी नहीं है बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर, कुछ चीज अगर हिडन भी हो तो भी समझना पड़ता है। एंड पेंटिंग का ब्यूटी है तो वहां पर ही है जहाँ पे वो कि कुछ चीजें हम व्यूअर्स के लिए छोड़ अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो के लिए छोड़ दें। हाँ, उनके सोच के ऊपर छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने शायद एक बिल्डिंग बनाना शुरू किया तो उसको पूरा स्टार्ट टू एंड आप बना रहे, उसको छोड़ दीजिए एज इट इज, लेट इट बी इमेजिनरी, वो इनकम्प्लीट है, उसको एक स्टोरी की तरह फ्लो होने दीजिए कैनवास, उसको जाने दीजिए, उसको पूरा कंप्लीट करने की जरूरत, हर एलिमेंट्स को कंप्लीट करने की जरूरत है। एलिमेंट का चॉइस तो डिपेंड करता है आपके आइडियाज के ऊपर। कभी होता है कि लोग पेंटिंग में जैसे अगर फिगरेटिव है तो लोग देखते हैं कि मेरा फिगर सामने आ रहा है तो वो शायद मेन एलिमेंट है, वैसा नहीं होता। मेन एलिमेंट पीछे बैकग्राउंड है, कई बार द बैकग्राउंड इज नॉट इम्पोर्टेंट बट फिगर इज इम्पोर्टेंट। तो आपका आइडिया फ्लो कर रहा है, बस इतना होना चाहिए कि लोगों को समझ आना चाहिए। मैं लोगों से इतना ही कहता हूँ, आप अप्रोच कोई भी रखिए, इतना कीजिए कि कॉमन पर्सन को भी आपका पेंटिंग समझ में, उसको लगे कि नहीं इसमें कुछ कहानी है, कुछ देखने जैसा है, मैं इसको देखना चाहूंगा। तो ये ज्यादा मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। स्केचिंग प्रैक्टिस आपकी जितनी पावरफुल होगी उतना आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, उतना ही आपका नया अप्रोच आएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी के दिनों में लोग मिक्स मैच कर देते हैं, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, ठीक है, पर वो एक लिमिटेड फॉर्म में चलेगा। वो आपका लॉन्ग रन, या मैं जैसे मैंने कहा कि मेरा एक स्टाइल है, बट कई बार पहले मुझे डिफिकल्टी होती थी कुछ सब्जेक्ट्स में कि वो मेरे स्टाइल में नहीं बना पाता था, बट उसको अपने स्टाइल में ब्लेंड करना वही एक मतलब आपका पूरा अंदर का आर्ट को बाहर निकालता है। बट अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं थोड़ा यहाँ से ले लूंगा थोड़ा वहां से उसको मिक्स मैच करके लगा दूंगा, तो वो नहीं अप्रोच आएगा। वो आप इनिशियल स्टेज पे करोगे 10 15 20 पेंटिंग तक, उसके बाद आप खुद रुक जाओ, क्योंकि उसके आगे आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो। बिल्कुल जी जैसा कि हमने देखा है कि जो आपकी जस्ट कि आपकी जो कुछ मैसेजेस मुझे भी आ रहे हैं कि लोगों को पता नहीं ज्वाइन नहीं हो पा रहे। नहीं लोग हैं, मुझे कुछ व्हाट्सएप आ रहे हैं। अच्छा नहीं, अभी कुछ एक दो व्हाट्सएप मुझे आए तो आई वाज जस्ट चेकिंग कि क्या। तो एक आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपकी जो फिगर्स होती हैं वो फेस फीचर्स लेस होते हैं, फिर ना उसमें आईज होती हैं, ना नोज, ना लिप्स, आपके जो फिगर्स होते हैं। तो कभी जब आपने ये स्टाइल को अपनाया तो आपको ये डर नहीं लगा कि कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे, कैसे आप बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं उनको कैसे आप दिखा पाओगे? मतलब होता है ना कि फीचर्स के बिना आप कैसे जो आप दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो। तो बहुत ज्यादा डर लगा, बहुत ज्यादा डर लगा।
ऐसा लगा था कि शायद ये स्टाइल नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल। यहाँ तक आई वाज डैम श्योर यहाँ तक कि आई थिंक इसके मुझे बहुत नेगेटिव रिव्यूज मिलने वाले हैं। जो कर रहा हूँ गलत है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। एंड इनिशियली तो इसीलिए मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कैसे लोगों को मैं ये समझाऊंगा कि ये फेस नहीं है, कुछ नहीं है, आप इसको एक्सप्रेस कर पाओ। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लगा कि नहीं, ये एक ट्राई करना चाहिए। नर्वस तो मैं भी था कई शोज में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बट बहुत सारे लोगों के रिव्यूज मिले कि नहीं, आपका जो फिगर एक्सप्रेशंस नहीं है, फिर भी उसमें हमको एक्सप्रेशंस पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं तो मुझे राहत मिली, लोगों को समझ में तो आ रहा है स्टोरी कहाँ जा रही है, क्या पेंटिंग हो रहा है, क्या उसका थीम है, क्या नहीं है। तो पहले पहले तो मुझे भी नर्वस तो काफी लगा था, क्योंकि जनरली लोगों का ये होता है कि कंटेम्प्रेरी तो कंटेम्प्रेरी, एटलीस्ट आईज, नोज, लिप्स, कुछ एक चीज होता है। मेरे में सिर्फ एक बिंदी है, उसके सिवा कुछ नहीं। वही। एंड बाकी पूरा पेंटिंग कंप्लीट है। तो कहीं ना कहीं तो मुझे भी ये अप्रोच में डर तो लगा था। बट अभी ऐसा हो गया कि वो फेसलेस, वो ड्रिपिंग, वो बिंदी वही लगता है मेरा, मतलब वो क्या कहते हैं, इंसिग्निया बन चुका है। कि लोगों को भी मतलब ऐसा लगता है कि मैं कभी गलती से अगर फेस बना देता तो लोग बोलते, अरे फेस बना दिया, ये क्या हो गया, बोले और चेंज आप कर रहे हो क्या स्टाइल। सारी स्टोरी या सारा कुछ आप ऐसे ही एक्सप्रेस कर देते हो कैनवस पे? हाँ हाँ जी, वैसे ही एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि तो मैं फेस बनाऊंगा तो एक पर्टिकुलर एक पोर्ट्रेट जैसा हो जाएगा। इनिशियली जो मैं बनाता था, जो मेरे पेंटिंग्स थे, इसमें सब कुछ एकदम रियलिस्टिक हो जाता था, या एक्सप्रेशंस दिखते थे लोगों के। तो अब तो ये मतलब समझ में आ गया कि यार वो एकदम पोर्ट्रेट जैसा हो रहा है। अब ये जो हो रहा है ये मुझे चेंज करना है। ये कुछ व्यूअर्स के लिए रखना है, कुछ आर्ट कलेक्टर्स या आर्ट जिनको पसंद है उनका समझने के लिए मुझे रखना है। तो मुझे कुछ नया भी लाना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये करता हूँ। ऑब्वियसली फेसलेस, मैं कोई फर्स्ट नहीं जो मैं फेसलेस कर रहा हूँ दुनिया में। हुसैन साहब ने भी किया है, पिकासो ने भी किया है, अभी हमारे बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट है, वो लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये कंटेम्प्रेरी आर्ट का फॉर्मेशन आता आ रहा है, और ये अभी से नहीं है। ये ग्रीक में भी अगर आप हिस्ट्री में जाते हो तो वहां पे उन्होंने स्कल्पचर्स भी फेसलेस बनाए उस जमाने में। तो एक ये आर्ट का फॉर्म था कि जो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आईब्रोज बनाते हैं, कहीं जगह पे मैंने देखा है। मैं जब पेरिस के शो में गया था या कहीं दूसरे शो में मैंने देखा है, लोगों ने सिर्फ आईब्रोज बनाए, नथिंग एल्स। या किसी ने आईब्रोज और नोज बनाए, और कुछ नहीं बनाया। ये बहुत टाइम से एक आर्ट को एक्सप्रेस करने का व्यू है। बट वो तब सक्सेसफुल हो जाता है कि जब आपको विदाउट एक्सप्रेशन आपकी पूरी कहानी बता दो। जो फिर आपको है कि आपको उस बॉडी का पोस्चर, वो फिगर, वो स्टो, वो कैनवास के पीछे की बैकग्राउंड उसका मैच कर लो। ये मैंने बाद में जाके सीखा, बोला हाँ ये इस तरह से समझ में आता है, ऐसे समझ में। अगर मैंने सिर्फ ऐसे ही बना दिया या लाइन फिगर्स बना दिए तो लोगों को लगेगा कि इसने क्या कर दिया काम। ये डर तो सभी को लगता है नए अप्रोच में। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी नया बना तो आपको भी डर लगे, क्योंकि आप अपने अगर जैसे आप स्केचिंग कर रहे हो तो आप एक क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल थीम में आप काम कर रहे हो, अचानक से आपने वो ट्रेडिशनल थीम हटा दिया और आपने अपना कुछ बनाने की कोशिश करी, तो आपको भी डर लगेगा कि आप बचपन से वो ट्रेडिशनल थीम, या जब से आपको देख रहे हो तो आपको ट्रेडिशनल थीम ही आपके दिमाग में, आपको ये नहीं पता कि आपका स्टाइल क्या है। तो हमेशा वो ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट को डर लगता है। ऐसा नहीं कि किसी को ऐसा होगा कि नहीं बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं ये जो कर रहा हूँ सही है। इनिशियली सबको लगता है, एक्चुअली एंड वो सेल्फ टॉट ठीक है। आर्टिस्ट के साथ दिक्कत यही होती है कि जो दिखता है वही बनाने की कोशिश करते हैं वो, हम्म। क्योंकि कहीं से सीखा नहीं हुआ होता है, तो जो दिखता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक अपनी खास स्टाइल बनाना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है उनके लिए। हाँ, स्ट्रगल हो जाता है, चीजें भी वेस्ट होती है, मटेरियल भी बहुत हद तक वेस्ट होती है, हाँ। बहुत हद तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दूसरी चीज ये होती है कि हाँ, बीइंग अ सेल्फ, आपको यही नहीं पता कि आपको कौन सा मटेरियल कब यूज करना है। जैसे पहले मुझे ये नहीं पता था कि चारकोल को एक्रेलिक में कैसे बैंड करूं। जब भी मैं करने जाता पूरा कैनवास ब्लैक हो जाता, पता ही नहीं था, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, कि हमको पता ही नहीं कि चारकोल कैसे यूज होगा एक्रेलिक के। आ, तो मतलब ऐसे होता है कि जब मैंने एक्रेलिक और ऑयल को मैंने मिक्स करने की कोशिश करी थी, अब मतलब कैनवास का जो ऊपर का लेयर था शायद वो जल चुका था टर्पेंटाइन की वजह से। तो एंड इट वाज लाइक कि पूरी पेंटिंग बन चुकी थी, वो जस्ट मतलब समझ ली 3 बाय 3 फीट का कैनवास था, सब कुछ रेडी। मुझे जरूरी नहीं था ये एक्सपेरिमेंट करना, पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मुझे ये करके देखना चाहिए, एंड पूरी पेंटिंग खराब।
मतलब मेरे 15-20 दिन जो भी मेरा मेहनत था सब खत्म, बट सीखने को मिला कि हाँ ये ऐसे नहीं होता। तो ऐसा वो डिसहार्टेंड वाली कोई चीज नहीं। सेल्फ टॉट में बहुत सोची, क्योंकि हमको पता ही नहीं कौन सा मटेरियल है। आज भी मेरे को बिल्कुल, नहीं पता मैं हाँ, कौन सा कैसे नंबर का करना ब्रश है यूज कर मिक्स, रहा हूँ। कैसे मिक्स करना है, हाँ कैसे एक्सपेरिमेंट हाँ, करना है। मुझे आज भी नहीं पता ये जो कैनवास है मेरे पीछे कितने GSM है, क्या है यार, ये कुछ समझ में नहीं आता मुझे। आज भी अगर कोई पूछेगा तो ये कितने, मेरे को नहीं पता। तो क्योंकि सेल्फ टॉट में आपका ये जो अप्रोच रहता है वो हर बार चेंज होता रहेगा। हर बार आप ये सोचोगे कि कभी कभी सॉफ्ट पेस्टल यूज करने का मन करेगा, कभी आपको चारकोल यूज करने का मन करेगा, बिल्कुल कभी बिल्कुल। आपको मन करेगा एक्रेलिक यूज करूँ, कभी आपको मन करेगा वाटर कलर करूँ, कभी लगेगा कि मैं ऑयल कर लूँ। क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं, कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंड्री में हम हैं, कोई डायरी में हम है नहीं जो हम सेल्फ टॉट है। हमारे पास पूरी दुनिया है और हमको बस वहां से जो पसंद आ रहा है हमको करना है, ठीक है। पर वो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, वो भी मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप सीखे होते ना तो किसी ने आपको पहले ही बता दिया होता बेटा ये कलर के साथ ये कलर मैच नहीं होगा, तो जिंदगी भर वो कलर आप मैच नहीं कर सकते। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि किसी ने फाइन आर्ट के स्टूडेंट ने मुझे आके ये बोला था कि सर रेड और ब्लैक अच्छा नहीं लगता कभी। मैं बोला ये आपको किसने कहा? बोले हमारे फाइन आर्ट के स्कूल में कहा। एंड मैंने 3 पेंटिंग रेड एंड ब्लैक में बनाया जो ICSE कोलकाता में डिस्प्लेड है। एंड मैंने उनको फोटो भेजा था बाद में। मैंने कहा आप तो ये कह रहे थे रेड और ब्लैक मैच नहीं होता, तो ये पेंटिंग सिलेक्ट करो। क्योंकि उनको एक बाउंड्री में दे दिया गया कि ये कलर के साथ ये कलर जाएगा, ये कलर के साथ ये कलर जाएगा। और हमारे में कोई बाउंड्री नहीं है। आप जो बना रहे हो फ्री माइंड से बना रहे हो, जो भी सेल्फ टॉट फ्री माइंड से काम कर रहे हो। तो डिफिकल्टीज भी है और उसके प्लस पॉइंट्स भी है कि आप करने कुछ और जाते हो, आपको कुछ नया कुछ जानने को मिल जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक वो ब्यूटी मतलब सभी एंजॉय करना चाहिए, मतलब सब मटेरियल यूज करके देखना चाहिए। डोंट वरी अबाउट द वेस्टेज, वो आपके लिए लर्निंग। जब भी आप कुछ सीखते तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सपेरिमेंट, बीइंग एन इंजीनियर हमारे भी जब फॉल्ट्स होते हैं तो हम भी प्रॉपरली श्योर नहीं होता कि मशीन शुरू होगा कि नहीं। हम भी वहाँ पे स्पार्क कर बैठते या वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट कर बैठते, बट एवरीथिंग इज ट्रायल एंड एरर। एंड वैसे ही सब चीजें ग्रो हुआ है। सो आई फील कि दिस इज समथिंग दैट वी शुड कंटिन्यू ऑलवेज। आप लोग प्लीज पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना चाहो तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके आप पूछ सकते हो मृणाल से, अगर कुछ पूछना चाहो तो इनके खास आर्ट स्टाइल के बारे में। तो आप कुछ बताना चाहोगे मृणाल कि आप कौन से कलर्स अच्छे रहते हैं? आप मेनली शायद एक्रिलिक्स में काम करते हो। हाँ, मेनली मेरे एक्रेलिक्स में ज्यादातर मैं कैमलिन ही यूज कर रहा हूँ। ओके। पहले से मैं कैमलिन यूज कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि कैमलिन मतलब एक सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट चॉइस होता है सबके लोगों लिए का, और कोई भी मतलब। हाँ, अप्रोचेबल है सबके सबके लिए। लिए। हाँ, तो मैं कैमलिन एंड फेविक्रिल ये 2 पेंट में यूज करता हूँ, क्योंकि ये बेसिक कलर्स, मतलब जो कहते हैं बेसिक ब्रांड्स जिसको हम कहते हैं, कि इजीली अवेलेबल होता है एंड इजीली आपको हर चीजें मिल जाती है। आपको मतलब हो सकता है विल्सन एंड न्यूटन के या फेबर कैसल के कहीं स्टेशनरीज में नाम मिलेंगे, बट आपको कैमलिन और फेविक्रिल मिल जाएगा। हर जगह मिलेगा। तो मैं हमेशा उसको यूज कर, एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी कोई शिकायत आई कोई ये मटेरियल यूज करके। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। एंड मैं ऑयल भी मतलब मिक्स करता हूँ कभी एक्रेलिक में, तो दैट इज आल्सो ऑफ कैमलिन। ऑयल एंड बड़ा एक्रिलिक्स। पहली बार ये मिस्टर मिला। हेलो, सॉरी, आई डोंट नो, सम किसी ने शायद कुछ पूछा कि क्या पता मुझे। सॉरी। ओके, एक्रिलिक्स एंड ऑयल्स अभी आपने बोला, तो किस तरह से उसको आप मिक्स करते हो? मतलब जैसे एक्रिलिक बेस किया, उसके ऊपर ऑयल किया, या फिर कुछ पार्ट ऑफ द देखिए, बेस जैसे एक्रिलिक उसमें रहेगा, पार्ट कुछ ऑफ, ऑयल रहेगा? जैसे जैसे ये होता है कि कुछ वो पार्ट बाय पार्ट भी काम होता है उसमें। अगर आप उसमें दोनों को अगर आप मिक्स करना चाहते हो तो मतलब कुछ पार्ट आपने ऑयल से बनाए, कुछ पार्ट अपने एक्रेलिक से करे, कुछ पार्ट आपने पहले तो जनरली ऐसा होता है कि जनरली नीचे ऑयल लगाते हैं फिर उसके ऊपर एक्रेलिक से काम करते हैं, वो भी एक अप्रोच होता है। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते ऑयल हैं के कि ऊपर जो, एक्रिलिक चल जाता है? जी मैम, चल जाता है, सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वरना
यू कैन रूइन द एंटायर कैनवास, क्योंकि ऑयल का जो हीट और टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा ऑब्वियसली एक्रेलिक से। तो क्योंकि ऑलरेडी आपका कैनवास नीचे से गर्म हो चुका होता है कई बार, तो हो जाता है हल्के से अगर आप करते हो तो, क्योंकि ऑयल पेंट को ड्राई होने में बहुत टाइम लगेगा। एंड दूसरा ये है कि अगर आप एक्रेलिक ही यूज कर रहे हो तो एक्रेलिक को भी आप को अप्रोच बहुत फास्ट रखना पड़ेगा। इवन एक्रेलिक इफेक्ट भी आप ला सकते हो ऑयल की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ऑयल में आपको बहुत इजी हो जाता है कुछ चीजें ब्लेंड करना, टाइम मिल जाता है आपको। हाँ, एंड सबसे मुझे सबसे टफ इज टू वर्क विद वाटर कलर इन एक्रेलिक। इट इज द मोस्ट टफ, एंड वाटर कलर तो इससे भी ज्यादा टफ आई फील। मुझे दूसरों को ओपिनियन का नहीं पता, बट आई फील के वाटर कलर इससे भी ज्यादा टफ है। एंड एक्रेलिक भी टफ है बिकॉज एक्रेलिक ड्राइज वेरी क्विकली, ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। एक्रेलिक में अगर आपको काम, हाँ, एक्रेलिक में आपको अगर काम करना है तो आपको बहुत ही फास्ट रहना पड़ता है, या वो पहले से आपके दिमाग में चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए काम करने के लिए। मेरे ज्यादातर वर्क एक्रेलिक में है बिकॉज एक्रेलिक बहुत ड्यूरेबिलिटी भी है, उसकी लॉन्ग लाइफ भी है, ऑयल की भी लॉन्ग लाइफ होती है। ऑयल में एक आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, उतना तो मेरे में है नहीं, मैं इतना पेशेंस रखूं कोई भी चीज में। सो ऐसा है कि मतलब पेंटिंग इतनी देर तक चलेगा उतना पेशेंस मेरे में होता नहीं कई बार। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है मेरे साथ, तो मैं ज्यादा इसलिए मैं एक्रेलिक में काम करता हूँ। एक्रेलिक में आपको इफेक्ट मिल जाता है, एंड कैमलिन इज गुड ब्रांड, फाइवक्रिल इज गुड ब्रांड, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा कहीं पे, कहीं बाहर भी अगर आपको करना है काम तो आपको मिल जाता है। आभा जी, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, या आप डायरेक्टली मतलब डिस्कस कर सकते हो मृणाल जी से। आपने कुछ क्वेश्चंस कुछ भेजा है कि वो एक्रेलिक इन बेस एंड देन वो ऑयल यूज करते हैं। पहले वो एक्रेलिक को बेस में लगाते हैं और उसके बाद ऑयल यूज करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि इज दैट फाइन आभा जी? जी, इट इज फाइन, इट इज कंप्लीटली फाइन अप्रोच, कोई गलत नहीं हो सकता। देखिए अप्रोच तो 1000 टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लगा के पूरा एक्रेलिक कर लो, या पूरा ऑयल लगा के थोड़ा एक्रेलिक कर लो, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन अनलेस एंड अनटिल पेंटिंग को डैमेज नहीं हो रहा। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लग रहा हो, या थोड़ा सा भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो आई थिंक यू शुड ट्राई वन साइड ऑफ द कैनवास, या कोई वेस्ट कैनवास हो उसको पहले एक्सपेरिमेंट कर लो, देन आप मेन पेंटिंग में आओ। डायरेक्टली मेन पेंटिंग में मत जाओ, पहले आप उसको कहीं दूसरे कैनवास पे या कोई भी पेपर पे जो आपके वेस्ट है हो रहा है वहाँ पर आप यूज करके देख लो कि क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बिकॉज देखिए सेल्फ टॉट है तो ये सब एक्सपेरिमेंट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सेल्फ टॉट है तो आपको कहीं कोई इंस्टीट्यूट ने आपको सिखाया नहीं कि आपको क्या करना है, ऐसे करना है। तो सेल्फ टॉट में यही होता है कि आप हर एक चीज, अब यूट्यूब में भी आप अगर लोग देख, वो पूछते मुझे कि यूट्यूब में हम लोग देखते बहुत सारी चीजें ऐसे करते वैसे, बट यूट्यूब में भी ऐसी होती है कि हाफ इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजें, अनलेस एंड अनटिल यू डू इट खुद से आपको समझ में नहीं आएगा को क्या हो रहा है। तो आप बेटर है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करके आप देख लो कोई चीज अप्रोच करने से पहले, जिससे आपका जो फेयर वर्क है वो खराब ना हो, आपको मतलब ज्यादा मटेरियल आपका वेस्ट ना हो। तो आप साइड में भी आप थोड़ा सा अगर ब्लेंड करके काम करके आप देख लोगे हाँ ये अप्रोच सही है तो मैं इसको कुछ फेयर कर सकता हूँ, तो आप उस तरह से करिएगा तो ज्यादा सेफ रहेगा। वरना मेरी तरह तो है, मैंने जैसे पेंटिंग खराब करे हो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कई बार। एक्रेलिक के लिए आप कुछ खास टिप्स देना चाहोगे? मैं एक्रेलिक के ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा अगर एक्रेलिक आप यूज करना चाह रहे हो तो उसके पहले आप एक बार उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि वो इतना, अगर आप उसमें सोच रहे हो कि मुझे शेड्स लाने हैं या ओवरलैपिंग करना है या ब्लेंड करना है या पेंट को मुझे अपने हिसाब से चलाना है, तो आपको उसके लिए उस पेंट के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इतना जल्दी क्विकली ड्राई होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्रेलिक कितने में कितना शुरू हो रहा है, कितने में कितना मतलब नहीं हो रहा है, तो कितने में आपका वो ड्राई होने के चांसेस है, कितना आपको मीडियम उसमें यूज करना है, कितना आपको मीडियम यूज नहीं करना, कितना आपको थिकनेस रखना है पेंट का। तो वो सब आप एक बार ना प्रैक्टिस कर लिया करिए, तो उससे आपको आइडिया रहेगा एक्रेलिक में। क्योंकि एक्चुअली एक आर्टिस्ट का भी होता है, जितना उनका ब्रश या पेंसिल के ऊपर कमांड रहेगा उतना वो स्मूथली काम कर पाएगा। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा एक्रेलिक को अगर यूज कर रहे हैं तो आप एक्रेलिक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कई बार हो जाता है कि ब्लेंडिंग नहीं हो रहा, ओवरलैपिंग हो जाता है, या पेंटिंग में जब भी अगर ओवरलैपिंग हो रहा है
तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपके पेंट बनाने में या मिक्सिंग करने में या मीडियम में, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो एक्रेलिक एक ऐसा चीज है कि वो एकदम क्विक ड्राई हो जाएगा, तो इसलिए बहुत संभाल के कीजिएगा उसको। जो आपकी ड्रिपिंग टेक्निक है, आप वो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं? सेकंड कि उसके लिए जो नीचे कैनवास होता है, कैनवास पे बेस लगाना पड़ता है या फिर जो हमारा रॉ कैनवास होता है हम उस पे डायरेक्टली हम कर सकते हैं? नहीं, ये मतलब ड्रिपिंग कोई ऐसा कोई टेक्निक तो कुछ है नहीं, मैं तो पेंट को छोड़ देता हूँ ऐसे ही, वो अपने आप ही ड्रिप हो रहा है। इट इज अ नेचुरल फिनोमेना का अगर आप पानी अगर कैनवास पे रखेंगे तो पानी नीचे आने वाला नहीं जाएगा। बट वो नीचे वाला जो कैनवास होता है वो रेडी करना पड़ता है, क्योंकि कैनवास जो बेस कैनवास होता है, रॉ कैनवास होता है, वो तो समय के साथ वो गंदा हो जाएगा, काला थोड़ा पड़ जाता है। तो नहीं, आपको कैनवास को तो हमेशा ही मतलब स्केच करने से पहले अगर आप ड्रिप मतलब कोई भी पेंटिंग बना रहे, मेरा हमेशा क्या रहता है कि मैं कैनवास कभी भी ले रहा हूँ तो उसको एक बार तो वॉश कर ही देता हूँ, या उसमें वार्निश या कुछ एक कोटिंग आप लगा कर ही आप काम करिए। इवन अगर व्हाइट पेंट भी अगर आप एक्रेलिक के लगा रहे हो हल्का सा, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर लेना बेटर है। बिकॉज जो रॉ कैनवास होता है ना, उसमें डस्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड चाहे वो कंपनी कहते होते हैं कि वार्निश कैनवास सही है, बट बेटर कि आप उसमें एक वॉश लगा लीजिए व्हाइट कलर का, देन स्केच कीजिए, तो वो ज्यादा सेफ्टी रहेगा। कहीं आपका कैनवास कभी भी खराब नहीं होगा फ्यूचर में, अगर वो किसी कलेक्टर के पास भी चला तो कैनवास में कभी डैमेज नहीं होगा। वो एक बेटर टेक्निक है, आप एक वॉश कर लेना बेटर है उसमें हमेशा। तो मतलब अभी तो मतलब कहते हैं कि लोग के नहीं आपको कोई जरूरत नहीं, बिकॉज अभी जो कैनवास मिलते हैं मार्केट में काफी केमिकल ट्रीटमेंट करके आते हैं, काफी सारी चीजें आते हैं। बट ट्रेडिशनल अगर फॉर्मेशन देखेंगे तो लोग यही कहते हैं कि हमेशा उसको एक बार वॉश कर लेना चाहिए। तो बेटर है कि आपका कोई भी डस्ट है या कोई भी चीजें है उस पे क्या कहते हैं चिपके नहीं, आपका जो पेंट है जो आपका स्केच हो कोई फ्यूचर में डैमेज ना हो। कई बार हमको ये नहीं पता कि वो कैनवास कहाँ से बन के आ रहा है, कहीं उसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं, कहीं उसका थ्रेड निकल रहा है कि नहीं बीच में से, ये हमको पहले पता नहीं चलेगा। बेटर है कि जब आप वॉश कर रहे हो तो वो एक कोटिंग लग जाता है कैनवास को तो ऑलरेडी, तो कैनवास 100% सेफ हो जाएगा। आपको सिंपल व्हाइट कलर से वॉश करना है, उसके ऊपर आप स्केच कर ही सकते हो। बिल्कुल, जो आप वॉश करके बोल रहे हो, तो जो लोग थोड़ा आर्ट से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है उनको बता दे कि वॉश मींस वाटर से धोना नहीं है शायद, उसको पेंट लगा, उसको न्यूड पेंट से हमें पेंट करना है। जी। एक और छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी कि चारकोल को कैसे ब्लेंड करते हैं ऐसे एक्रिलिक के साथ? जैसे आप चारकोल का पेंट जैसे ज्यादातर होता है कि चारकोल में दो चीज होती है, कुछ होता है चारकोल स्टिक्स, एक होता है चारकोल पाउडर, चारकोल पेंसिल। तीनों की अपनी अलग अलग खूबियां है। अगर आप सोच रहे हो कि तीनों एक है तो वो एक नहीं है। तो चारकोल में तो आपको ऑब्वियसली फिक्सेटिव लगा के ही काम करना पड़ेगा, वरना चारकोल निकल जाएगा। दैट्स अ बेसिक थियोरी। अब चारकोल जब भी कर दो। दूसरा ये होता है कि चारकोल में आप फिक्सेटिव जब आप लगाते हो तो इतना ध्यान रखिएगा कि फिक्सेटिव आप ना बहुत लाइटली लगाइए, वरना ये हो सकता है कि चारकोल फिक्सेटिव के साथ चिपक के आपके कैनवास में गिरने के या स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए मैं ये कह रहा था कि अगर आप बेस में अगर आप एक्रेलिक कलर से आप कोटिंग कर देते हो व्हाइट कलर या जो मैंने आपको कहा, तो उसमें ये होता है कि आपका चारकोल बहुत ही इजीली रहेगा आपके कैनवास में। वो जब आप फिक्सेटिव लगाओगे तो वो क्या कहते हैं उसको मतलब स्प्रेड होने नहीं देगा, वरना चारकोल में। चारकोल ये साथ पे कैसे हम यूज करते हैं? मतलब चारकोल से हम ड्रॉ करते हैं देन एक्रिलिक यूज करना है, या फिर एक्रिलिक के ऊपर चारकोल को हमें अप्लाई करना है? बोथ द वे यू कैन बोथ द वे। आप एक्रिलिक से ड्रॉ करके भी जनरली बहुत लोग करते हैं, लोग ब्राउन कलर का चारकोल लेते हैं या ब्लैक कलर का चारकोल, पूरा स्केच चारकोल से ही बनाएंगे एंड देन वो लोग उसमें पेंट करेंगे, इवन इन द ऑयल पेंट आल्सो। एंड बहुत लोग होते हैं कि जो कहीं ना कहीं चारकोल यूज कर लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से, ठीक है, तो बोथ द वे ये चलता है। बट उसमें भी वही मैं कह रहा हूँ कि क्या आप यूज करना चाह रहे हो, चारकोल स्टिक, चारकोल पाउडर या चारकोल पेंसिल। सो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका कैनवास है तो आपको आपका पेंटिंग के हिसाब से आपको चारकोल सिलेक्ट करना है कि आपको जिसमें कंफर्टेबल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सब लोग कंफर्टेबल होते हैं, जैसे मेरे को चारकोल पेंसिल में कंफर्टेबल मुझे नहीं आएगा,
मैं चारकोल पाउडर में कंफर्टेबल होता है, आई एम यूजिंग चारकोल पाउडर। किसी को होगा चारकोल पाउडर में नहीं होगा, चारकोल स्टिक में कंफर्टनेस होगा, चारकोल स्टिक्स यूज करेगा, तो वो उस तरह से वो चलता रहता है। तो ये बोथ द वे चलता है। जनरली ऑयल पेंटिंग में तो मैंने देखा है बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट को लोग चारकोल से ही स्केच करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि चारकोल से स्केच करने में उनको जो बेस फिगर है या बेस पेंटिंग है उसको क्लियरली दिखता है। जैसे कि अगर आप लेयर्स ऑफ पेंटिंग करना चाह रहे हो तो पेंसिल कहीं ना कहीं ढक जाएगा, ढक जाती है बिल्कुल। जब आप 6 7 8 9 लेयर्स बना रहे पेंट के, तो चारकोल नहीं ढकेगा, चारकोल आपको दिखाएगा, मार्किंग्स तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, जो पेंसिल में पॉसिबल नहीं। हाँ, दूसरा एक उसका ऑल्टरनेटिव है, अगर चारकोल नहीं करना है, इतनी मेहनत नहीं करी, तो यू कैन यूज ग्रेफाइट पेंसिल, जो ये नॉर्मल पेंसिल से ज्यादा डार्क रहता है। ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हो अगर आप ऑयल पेंट कर रहे हो तो स्पेशली, क्योंकि ऑयल पेंट में ऐसा है कि आपके ढकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पेंसिल स्केच आपका बहुत, अगर आप बहुत थिक पेंट यूज करना चाह रहे हो, बहुत ब्राइट कलर यूज करना चाह रहे हो, बहुत डार्क कलर, तो कहीं ना कहीं जब लेयर्स ऑफ पेंट लगेगा तो आप भूल जाओगे कहाँ पे कहाँ मार्किंग था। आपको या तो फिर से उसको स्केच करना पड़ेगा ऊपर से, जो करना मेरे हिसाब से तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। हाफ द वे आके आप शायद भूल भी चुके होंगे 15 दिन पहले आपने क्या स्केच किया था, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट होता है। बेसिकली लोग ज्यादातर चारकोल यूज ये लोग ऑयल पेंट में ज्यादा यूज होता है, कि जहाँ पे आपको लेयर्स पे पेंट काम करना, तो चारकोल आपका बेस में रहेगा, तो आपको दिखेगा आपका स्केच क्लियर, आपके लाइंस कहाँ पर है, ड्राइंग्स कहाँ पर है, किस तरह से। एंड चारकोल को यूज करने के तो काफी टेक्निक है, जो मैं भी अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। बिकॉज चारकोल में तो आज भी, मतलब आज के तारीख में मुझे डर लगता है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है कि वो आपकी पेंटिंग को रुइन कर सकते हैं एक सेकंड के अंदर। वो स्मज भी होने के चांसेस है, स्प्रेड होने के चांसेस है, इरीज होने के चांसेस है, पूरे कैनवास को ब्लैक करने के चांसेस है, चाहे वो कैनवास पेंटेड है या वाइट है। और चारकोल अगर एक बार वो चिपक गया ना कैनवास के ऊपर आफ्टर एनी काइंड ऑफ थिंग, तो ये होगा कि वो आप कितना भी इरेज करो वो नहीं जाने वाला, क्योंकि वो बहुत बहुत ध्यान से करना पड़ता है। एंड चारकोल अगर करना है तो मैं तो सबसे ये कहूंगा कि बेस्ट है फैन और ये सब चीजें ना आप अवॉइड करो। सो बेटर है कि चारकोल आपका एक ही जगह पे रहेगा, वरना वो चारकोल कहीं ना कहीं इरेज हो जाएगा। सो चारकोल इज वेरी डिफिकल्ट। आज मैं भी सीख रहा हूँ, अभी भी मैंने काफी चीजें बिगाड़ दिया है ऑलरेडी चारकोल में, बट स्टिल इट्स लर्निंग प्रोसेस एंड वन शुड गो ऑन विद इट। थैंक यू मृणाल, आप बहुत कुछ आपने बताया, बहुत कुछ किया। अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप अपने कुछ वर्क्स हमें दिखा सकते हो क्या? अभी मैंने मेरे वर्क्स शो चल रहा है तो वहां पर है। सो राइट नाउ अभी तो मेरे पास कोई वर्क्स है नहीं, पर फिलहाल ये एक वर्क अभी बन रहा है। आई डोंट नो एवरीबॉडी कैन सी और नॉट, मेरा काफी टाइम से मतलब बन रहा है, अभी बना नहीं, बिकॉज थोड़ा सा और ड्राई होगा, थोड़ा सा लेयर्स लगेंगे, उसके बाद शायद मैं इसमें काम कर पाऊँ। तो बिकॉज मेरा ऑलरेडी एक शो चल रहा है यहाँ पर, तो मेरे सारे वर्क्स वहाँ पे डिस्प्ले पे है अहमदाबाद में। तो फॉर दैट अगर आप वो पता होता तो मैं शायद कुछ कहीं ना कहीं कुछ लेकर भी आता, बट मिला है बिकॉज सिंस मॉर्निंग यू नो आई वाज एट द गैलरी एंड ऑल दैट वर्क वाज गोइंग ऑन, सो इसकी वजह से थोड़ा लेट भी हो गया मुझे ज्वाइन करते करते। नहीं, थैंक्स टू यू कि आपने संडे वाले दिन भी, जो कि रेस्ट का टाइम होता है, उसमें इतना टाइम निकाला हमारे लिए। मैम रेस्ट तो क्या है, जब मन चाहो तभी रेस्ट है, बाकी तो काम ही करना है। थैंक यू सो मच मृणाल। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज नाइस टॉकिंग। आई ऑलवेज, या ऑफ कोर्स आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, इट इज नॉट लाइक दिस। आई गेस पे द डाउन टू लाइन अगर बोले तो 8-9 इयर्स तो आई गेस। हां, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, लाइक आई स्टिल रिमेंबर, इवन किशोर सर से भी कई बार बात होता है, स्टिल रिमेंबर वी आर 3 पीपल। स्केचर लाइंस में हम मिले थे, स्केचर लाइंस में यार। एंड आज जब वो ग्रुप को देखता हूँ 1 लाख आई गेस 1 लाख के ऊपर लोग होंगे शायद, तो वो दिन याद है जब 170 थे और हम 3 एडमिन थे, एंड इट वाज रियली लाइक हमने उसमें भी स्ट्रगल किया है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। उस टाइम में हम लोग काफी सारे चीजें लाते थे, और आज वो ग्रुप देखिए कितना सक्सेसफुल हो गया। एंड ऑफ कोर्स दो आई मिस टू बी द पार्ट ऑफ द एडमिन, बट स्टिल इट्स अ मेमोरी टू मी। तो पहला ग्रुप था जहाँ पे मुझे एडमिन बना दिया था सीधा किशोर सर ने, और आपने मुझे, एंड मैंने आपसे बोला था मैं करूंगा क्या यहाँ पे, बट स्टिल रिमेंबर। थैंक यू सो मच मैम, once again for inviting.
ओके बाय। Okay, bye. बाय फ्रेंड्स।